ज्ञान जी चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और ज्ञान की रोशनी में अतीत के रहस्यों को उजागर करते हैं। आज हम जानेंगे कि भारत के महान ज्ञान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय का पतन कैसे और क्यों हुआ। यह विश्वविद्यालय जो कभी ज्ञान का सूर्य हुआ करता था, जहां दूर दूर से विद्यार्थी ज्ञान की प्यास बुझाने आते थे, आज खंडहर में बदल गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह महान संस्थान खत्म हो गया? क्या यह सिर्फ एक आक्रमण का नतीजा था या इसके पीछे और भी बड़े कारण थे? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण हुआ था, लेकिन सबसे भयानक हमला 1193 में बख्तियार खिलजी ने किया था। लेकिन क्या सिर्फ एक आक्रमण इतनी बड़ी धरोहर को मिटाने के लिए काफी था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नालंदा शब्द का क्या मतलब होता है? यह शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना प्लस आलम प्लस दा। इसका मतलब है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई रोक टोक ना होना। यह नाम ही इस विश्वविद्यालय का असली मकसद बताता है। नालंदा एक ऐसी जगह थी जहां जाति, धर्म या देश की सीमाओं से परे हर किसी को ज्ञान पाने का हक था। यहां कोई भेदभाव नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी। बस ज्ञान की नदी बहती रहती थी जो हर प्यासे को संतुष्ट करती थी। नालंदा नाम ही अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है, एक ऐसे समय की कहानी जब भारत ज्ञान की चोटी पर था। नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ एक पढ़ाई की जगह नहीं था, बल्कि यह ज्ञान का एक समुद्र था। यहाँ एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था जिसमें लाखों की संख्या में हस्तलिपियां और किताबें थीं। सोचो, उस समय जब छापेखाने नहीं थे, तब हाथ से लिखी किताबों का कितना महत्व रहा होगा। और नालंदा में तो जैसे ज्ञान का खजाना ही भरा पड़ा था। नालंदा की लाइब्रेरी में लगभग 90 लाख हस्तलिपियां और हजारों किताबें रखी थीं। ये हस्तलिपियां अलग अलग विषयों पर थीं, जैसे धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा और भी बहुत कुछ। यह पुस्तकालय इतना बड़ा था कि कहा जाता है कि जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया, तो इस पुस्तकालय को जलने में पूरे 3 महीने लग गए थे। विद्यालय का इतिहास बहुत पुराना है। इसे दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाद बना था। क्या आप जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय 800 साल तक चला था? 800 साल, यह बहुत लंबा समय होता है दोस्तों। इस दौरान इस विश्वविद्यालय ने ज्ञान फैलाने में बहुत बड़ा काम किया। यहां से निकले विद्वानों ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास हमें यह बताता है कि भारत प्राचीन काल से ही ज्ञान और शिक्षा का केंद्र रहा है। वेनसांग और इत्सिंग नालंदा के साक्षी दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमें जो भी पता है, वो हमें चीन से आए 2 बौद्ध भिक्षुओं वेनसांग और इत्सिंग से पता चला है। ये दोनों भिक्षु 7वीं शताब्दी में भारत आए थे और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में कई सालों तक पढ़ाई की। वेनसांग ने तो नालंदा में 17 साल बिताए थे। वेनसांग और इत्सिंग ने अपनी यात्रा के बारे में लिखा है, जिसमें उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा वर्णन किया है। उन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया था। उनकी लिखी हुई बातों से हमें नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव, उसकी शिक्षा प्रणाली और वहां के जीवन के बारे में पता चलता है। ज्ञान सबका अधिकार। नालंदा में निःशुल्क शिक्षा दोस्तों, आजकल पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है, यह तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में मुफ्त में पढ़ाई होती थी? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यहां किसी भी छात्र से फीस नहीं ली जाती थी। यहां तक कि छात्रों के रहने और खाने का इंतजाम भी विश्वविद्यालय ही करता था। नालंदा विश्वविद्यालय में चयन योग्यता के आधार पर होता था, यानी जो छात्र जितना होशियार होता था, उसे उतनी ही आसानी से प्रवेश मिल जाता था। यह दर्शाता है कि उस समय शिक्षा को एक व्यापार नहीं, बल्कि एक सेवा माना जाता था। पाठशाला, विद्यार्थी और अध्यापक दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों और अध्यापकों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। कहा जाता है कि यहाँ लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक थे। सोचो, इतने बड़े शिक्षण संस्थान को चलाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता होगा। नालंदा विश्वविद्यालय में भारत के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी छात्र पढ़ने आते थे। दुनिया भर से आते थे नालंदा। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र था। यहाँ भारत के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया आदि देशों के छात्र भी पढ़ने आते थे। यह इस बात का सबूत है कि उस समय भारत का दुनिया के साथ कितना गहरा रिश्ता था।
नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा मंच था जहां अलग अलग संस्कृतियों और विचारधाराओं का मिलन होता था। यह एक ऐसा अनोखा उदाहरण है जहां ज्ञान की खोज ने भौगोलिक सीमाओं को पार कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय हमें बताता है कि असल में वसुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब है। गुप्त साम्राज्य का गौरव कुमारगुप्त और नालंदा दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने का श्रेय गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त को जाता है। कुमारगुप्त एक महान राजा होने के साथ साथ एक महान विद्वान भी थे। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और नालंदा में एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की जो सदियों तक ज्ञान का केंद्र बना रहा। नालंदा में ऐसी कई मुद्राएं मिली हैं जिन पर कुमारगुप्त का नाम लिखा हुआ है। इससे यह साबित होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त ने की थी। ध्यान और ज्ञान का संगम। नालंदा का उद्देश्य दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ एक पढ़ाई की जगह नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक केंद्र भी था। इस विश्वविद्यालय को बनाने का मकसद ध्यान और आध्यात्म के लिए एक शांत और पवित्र जगह देना था। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध खुद कई बार नालंदा आए थे और उन्होंने यहां ध्यान भी किया था। रत्नरंजक, रत्नोदधि, रत्नसागर नालंदा की लाइब्रेरी के 3 रत्न दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी वाकई अद्भुत थी। यह 9 मंजिल की इमारत में फैली हुई थी और इसमें लाखों की संख्या में हस्तलिपियां और किताबें थीं। इस लाइब्रेरी के 3 मुख्य भाग थे, रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर। क्या आप जानते हैं कि नालंदा की लाइब्रेरी में धर्मगूंज नाम की एक अलग लाइब्रेरी भी थी? ज्ञान के प्रकाश स्तंभ, नालंदा के प्रसिद्ध विद्वान दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय से बहुत सारे प्रसिद्ध विद्वान निकले जिन्होंने अपनी बुद्धि और ज्ञान से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। इनमें से कुछ प्रसिद्ध नाम हैं हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यदेव, नागार्जुन। ये विद्वान अलग अलग विषयों के झांता थे और इन्होंने अपनी रचनाओं से ज्ञान के भंडार को और भी बढ़ाया। नालंदा विश्वविद्यालय इन विद्वानों की कर्मभूमि थी जहां इन्होंने अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय के सभी मुख्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यहां साहित्य, ज्योतिष, मनोविज्ञान, कानून, खगोल विज्ञान, विज्ञान, युद्ध कला, इतिहास, गणित, वास्तुकला, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा आदि विषय पढ़ाए जाते थे। यह दिखाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का दायरा कितना बड़ा था। नालंदा विश्वविद्यालय की सबसे खास बात यह थी कि यहां लोकतांत्रिक प्रणाली चलती थी। कोई भी फैसला लेने से पहले सभी अध्यापकों और छात्रों की राय ली जाती थी। यानी यहां सिर्फ अध्यापक ही नहीं, बल्कि छात्र भी फैसले लेने में हिस्सा लेते थे। दोस्तों, आज भले ही नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर बन गया है, लेकिन इसके अवशेष आज भी हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब भारत ज्ञान और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष 1.5 लाख वर्ग फीट में फैले हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये इस विशाल विश्वविद्यालय का सिर्फ 10% हिस्सा है। इन अवशेषों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय कितना भव्य और विशाल रहा। नालंदा विश्वविद्यालय का पतन भारतीय इतिहास की एक बहुत दुखद घटना है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी धरोहरों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी पहचान होती है। हमें नालंदा विश्वविद्यालय से प्रेरणा लेनी चाहिए और शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे हम अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर सकते हैं। अगर आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कोई भी सवाल है या आप इससे जुड़े तथ्य जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही मजेदार तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल ज्ञान जी को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।